नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर ईडी सीबीआई के बाद अब एनआईए की एंट्री इस पूरे मामले में हो चुकी है। भ्रष्टाचार के मामले में अब एनआईए जो है वो जल्द ही जांच शुरू करेगी, जिससे आम आदमी पार्टी सरकार और इसी के साथ तमाम उन लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जो कि इस आबकारी नीति और शराब घोटाले में शामिल थे। इसी पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी, और सर से जानेंगे कि एनआईए काम कैसे करती है और अगर एनआईए के द्वारा किसी की गिरफ्तारी की जाती है तो कितनी मुश्किलें उस व्यक्ति की बढ़ सकती है। सर, एनआईए की जांच जो है वो शराब घोटाले में अब शुरू होने वाली है। एनआईए की एंट्री हो चुकी है, तो एनआईए जो है वो किस तरीके से काम करती है? देखिए, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाई गई थी जो बॉम्बे में ताज पर हमला हुआ था। उसके बाद यूपीए सरकार ने देखा कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, भारत पे जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसको रोकने के लिए कोई कोऑर्डिनेटिंग स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, तो एनआईए बनाई गई, एक स्पेशल एक्ट द्वारा बनाई गई। और एनआईए पुलिसिंग का काम तो करती है। ये जो एक्सपर्ट काम है, आतंकवादी कनेक्शन, आतंकवादियों को ट्रेस करना, उनका विदेशी से जो पैसा आ रहा है, जो देश से पैसा जा रहा है, जो लोग आतंकवादियों से जुड़े हो सकते हैं, उनको देखना, पकड़ना और उनके खिलाफ एनआईए एक्ट में कार्रवाई करना या यूएपीए एक्ट में कार्रवाई करना। एनआईए के पास पावर है, सारी शक्तियां हैं कि वो यूएपीए एक्ट में भी कार्रवाई कर सकती है, आईपीसी में भी कर सकती है, और एनआईए एक्ट में उसका अपना प्रोसीजर और पावर्स हैं। तो एनआईए जो इस शराब घोटाले में आई है, इसका सीधा मतलब है कि सीबीआई ने और ईडी ने, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो भी है, उन्होंने बहुत गहरी छानबीन करके ये पाया है कि इस शराब के घपले में कोई न कोई आतंकवादी संगठन इन्वॉल्व है। चूँकि एनआईए, इंटरपोल और बाहर की जितनी भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं लॉ एंड ऑर्डर की इंटरनेशनल लेवल पे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रखती है और डेटाबेस शेयर होता है उनके साथ, तो वहाँ से पता लग जाता है कि कौन सी एजेंसी बाहर से आई है, कैसे फंड करती है, क्या नाम है। जैसे हम मान लेते हैं कोई शराब का इंपोर्टर अपने आप को दिखा रहा है भारत में कि मैं कोई विदेशी शराब इंपोर्ट करता हूँ, लेकिन एनआईए के पास डेटा है कि इस नाम की कंपनी शराब इंपोर्ट के नाम पर सिर्फ आपसे पैसा लेती है, आपको डिलीवरी किसी चीज़ का नहीं देती। इसका मतलब जो भारत से बाहर पैसा जाता है वो कहीं आतंकवादी गतिविधियों के लिए या किसी देश विरोधी गतिविधियों के लिए जा रहा है, तो एनआईए उसको ट्रैक करती है कि ये शराब तो ये कंपनी लाती नहीं है और ये पैसा भारत से लेकर बाहर भेज रही है, या उल्टा हो सकता है कि बाहर से पैसा आ रहा हो और यहाँ शराब का डिस्ट्रीब्यूशन या कोई चीज़ आप परचेज दिखा रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें एनआईए ट्रैक कर लेती है। ट्रैक करके इंटरपोल से या जो दूसरी एजेंसीज़ हैं इंटेलिजेंस की, दूसरे राज्यों की, दूसरे देशों की, उनसे कोऑर्डिनेट करके, जानकर समझ कर कि ये कौन लोग हैं, क्या गतिविधि करते हैं, तो फिर कार्रवाई करती है। चूँकि वो बाहर में बैठे होते हैं, सिर्फ अकाउंट से पैसे का हेर फेर करते हैं, पैसा देते हैं या लेते हैं, तो एनआईए जो हिंदुस्तान में उनके ऑपरेटिव हैं, जो भी लोग ऑपरेट करते हैं, चाहे वो स्लीपर सेल हों या जिसके अकाउंट में पैसा आ रहा है या एक्टिवली, उसके लिए एनआईए कॉल डिटेल रिकॉर्ड, आपका ट्रैवल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, आपकी लोकेशन, आपकी डीलिंग या आप क्या क्या गतिविधि कर रहे हैं उसको ट्रैक करती है और ट्रैक करके ही एक्शन लेती है। बहुत ही स्पेशलाइज्ड, बहुत ही सुपर स्पेशलाइज्ड काम है। और इसमें जो भी ये पकड़ते हैं, इसकी कन्विक्शन रेट आपने देखा होगा, अभी पिछले हफ्ते ही मीडिया में आया था कि इसकी कन्विक्शन रेट सबसे ज़्यादा है, सबसे हाई है, क्योंकि इसमें बहुत सीनियर ऑफिसर्स, बहुत ही प्रोफेशनल ऑफिसर्स, बहुत ही ट्रेंड ऑफिसर्स और देश की भावना, देश सेवा की भावना से जो कूट कर टुकर भरे हुए हैं, वो लोग काम करते हैं। तो एनआईए अगर इसमें इन्वॉल्व हो रही है तो इसमें आतंकवादी कनेक्शन, जो केजरीवाल महोदय की टीम है, शराब की दलाली में जो ये छोटा सा बात बता रहे थे, अब ये बढ़ते बढ़ते आतंकवादी कनेक्शन तक बात पहुंच गई है और ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सिंडिकेट से जुड़ा हुआ दिखाई भी देगा आपको। सर, इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि अगर एनआईए किसी की गिरफ्तारी करता है तो उसे इतनी आसानी से बेल नहीं मिलती है, तो ये क्या प्रोसीजर है पूरा? देखिए, वो यूएपीए में उनकी गिरफ्तारी होती है और उसके लिए रेगुलर बेल नहीं है। उस एक्ट में अलग से बेल का प्रोविज़न है, जिसके कि एक बोर्ड बनता है, उस बोर्ड में सुनवाई होती है,
और ज़्यादातर वो सुनवाई मंत्रालय से सीधी होती है, जो हाई कोर्ट जजेस सुनते हैं। तो वो एक स्पेशलाइज काम है, चूँकि ये बहुत ही गंभीर मसला होता है और गंभीर रूप से इस पे काम होता है और इसको बहुत हल्के में ले नहीं सकते। कोई भी छोटा क्राइम, किसी तरह का कोई क्राइम, कोई चोरी डकैती का छोटा क्राइम है जिससे 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग अफेक्टेड हो सकते हैं, 100 लोग हो सकते हैं। लेकिन चूंकि एनआईए जो बड़े मैटर उठाती है, जो बड़े मैटर में हाथ डालती है, जिसमें पूरा देश, आपका पूरा विश्व ही अफेक्टेड हो सकता है। मान लीजिए कोई आतंकवादी संगठन भारत में पैसा भेज रहा है और या भारत से पैसा ले रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए ले रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करेगा और टेररिस्ट को रिक्रूट करेगा, उनसे कुछ भी कराएगा, टेररिस्ट के अटैक करवाएगा, तो उसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। और उसमें बेल ऐसे ही 437 या 438 या 439 जो हमारे सीआरपीसी में प्रोविज़न है कि किसी को बेल दे दी जाए, एंटिसिपेटरी बेल दे दी जाए, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही सीरियस बिजनेस है। एनआईए किसी भी तहकीकात को टर्शियरी लेवल पर करती है, बहुत अच्छे से करती है, सारी चीज़ों को देखकर, समझकर, सबूत बनाकर तभी किसी को गिरफ्तार करती है। उसके बाद जो प्रोसीजर है वो फॉलो होता है। हालांकि बेल के लिए उनके पास स्पेशल पावर्स हैं, बेल वो डिनाई कर देते हैं, वो कस्टडी में रहता है। और बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें 18 महीने, 19 महीने, 2.5 साल आप बेल लगा नहीं पाएंगे, आपको रहना ही है कस्टडी में। फिर रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन की जो स्क्रूटनी है वो कोर्ट करती है, तब जाकर ही अगर हो सकता है तो बेल मिलती है। और चूँकि एनआईए का कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, तो कोर्ट्स के सामने भी इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, और एनआईए के ऑफिसर्स बहुत ही अच्छा काम करते हैं। सर, एनआईए से पहले सीबीआई और ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और राजोविनी कोर्ट में जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई तो ईडी ने आम आदमी पार्टी सरकार के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का जिक्र किया। और आज वही संजय सिंह कभी चिट्ठी लिख रहे हैं सभापति को, कभी ये कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी को पूरे विपक्ष का इनकाउंटर करा देना चाहिए। देखिए, एक कहावत है आम आदमी की भाषा में, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो संजय सिंह को ऐसी बातें, बेबुनियाद बातें या बकवास करने का कोई लॉजिक नहीं है। वो राज्यसभा कैसे गए हैं, कैसे चुने गए हैं, सबको पता है। वो किस तरह के नेता हैं, उनका इतिहास क्या है, ये भी पता है। तो वो अब एनआईए के रडार पर आ गए हैं, सीबीआई के रडार पे वो पहले से थे, ईडी उनको इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो ये दिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, वो धीरे धीरे सबकी पोल पट्टी खुलेगी। और हमारे देश का कानून स्लो थोड़ा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो सटीक कार्रवाई है वही होती है। कितना भी ये छटपटा लें, इनकी दाढ़ी में जो तिनका है वो ये बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है देश के, वो किसी का इनकाउंटर नहीं कराते हैं। वो अगर इनकाउंटर किसी का होता है, आप किसी का भी नाम ले रहे हैं, तो उसका क्रिमिनल हिस्ट्री होती है, उसको पुलिस लेकर जाती है, पुलिस से वो अटैक करता है या पुलिस पर मारने की कोशिश करता है, तब अटैक इनकाउंटर होगा। अगर संजय सिंह भी नक्सलाइट्स के साथ मिलकर और पुलिस पार्टी पर हमला करेंगे तो इनका भी इनकाउंटर होगा। ये मान के चलें, हमारे देश का कानून अब इतना लचर या इतना कमज़ोर नहीं है। हमारे पुलिस फोर्सेस का, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस का, हमारे मिलिट्री फोर्सेस का मोरल बहुत हाई है, क्योंकि हमारे देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है कि जिसके कारण सब लोग अच्छी तरह से अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, अपनी पब्लिक ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें संजय सिंह जी को अगर तकलीफ़ हो रही है तो वो अपने गिरेबान में झांक कर देख ले, वो देखे कि उन्होंने क्या कारनामे किए हैं। और उनको जाहिर सी बात है कि उनको डर लग रहा है, और उनको ये भी डर लग रहा है कि मैं बहुत बुरी तरह फंसने वाला हूँ। इसलिए वो अपना जो विक्टिम कार्ड खेलने की वो तैयारी कर रहे हैं, जो पहले भी वो करते रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग पहले ये गतिविधि करते रहे, इसलिए कोई नई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।